नमस्कार, एनडीटीवी इलेक्शन कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे कि बीजेपी का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। क्योंकि अगर वर्किंग प्रेसिडेंट वाला टेन्योर मिला लें तो जेपी नड्डा साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लगभग 6 साल होने वाले हैं। पिछले 2023 में उनका पहला कार्यकाल पूरा हुआ था, लेकिन लोकसभा की वजह से उसको बढ़ाया गया। अब लोकसभा चुनाव हुए भी धीरे धीरे करते करते 1 साल होने वाला है। तो इस देरी की वजह क्या है, संभावित नाम क्या हो सकते हैं अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा, और कौन से फैक्टर्स हैं जो बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में वो इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। अखिलेश सर, सबसे पहले मैं आपसे ही एक सवाल पूछूंगा। पहला जो राउंड है कि देरी की सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए, देरी की दो बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली बात तो ये जो आपने सारी बातें बताई कि लोकसभा का चुनाव, फिर उसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव, ये सारी बातें हुई तो इसलिए हुआ। लेकिन अभी संगठन चुनाव में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि शायद आम राय नहीं बन पा रही है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। इस पर अभी तक बातचीत चली रही है, मंथन चली रहा है। तो आम राय न बन पाना ये एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि 5-6 बड़े राज्य हैं जहाँ पर कि प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव भी नहीं हुए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे राज्य जहाँ पर कि अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। इनमें दो राज्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश। क्योंकि गुजरात से तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही आते हैं, और उत्तर प्रदेश क्योंकि 2027 में चुनाव है और सबसे बड़ा राज्य, उसका महत्व बताने की बार बार ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राज्य वो है। तो ऐसे में उसके जब तक नाम फाइनल नहीं होंगे, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण है। तो प्रदेश अध्यक्षों के नाम फाइनल ना होना और दूसरा आम राय ना बन पाना, ये एक बड़ा कारण है। सुमित सर। 45 सेकंड में खत्म कर दिया सर ने। दो मिनट का टाइम। चलिए अगले राउंड में कवर कर लें। नहीं बोलो। घड़ी लेके बैठ गए सामने। हाँ, वो टाइमर लेके बैठते हैं वो। ये इन्होंने कहा है, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, कैसे दिखाते रहिए आप सबको। 2 मिनट होएगी नहीं हुए। क्या सवाल है कि देरी क्यों हो रही है? देरी क्यों है? देखिए, जितनी देरी हो रही है उतना ही नड्डा साहब का कार्यकाल लंबा होता जा रहा है। उनका एक्सटेंशन जो है उनके लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया है। आजकल मैं देख रहा हूँ नड्डा जी हर हफ्ते कम से कम एक मंदिर का दौरा कर रहे हैं। आप देखिएगा, उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक मंदिर छोड़े नहीं इन दिनों में। तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है कि जितना डिले होगा उतना उनका कार्यकाल लंबा होता जा रहा है। पर मेरे ख्याल से कितने भी दर्शन कर लें, इनका फल उनको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो उनका एक लास्ट ईयर का एक जो बयान था 24 के चुनाव के पहले, जिन्होंने अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अब हम सक्षम हो गए, हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, वो उसने इतना बड़ा काम कर दिया कि उसके बाद से संघ ने कुल पकड़ लिया है कि अब ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए जो इस तरह की बात करता हो, जो इस तरह के। भले उन्होंने खुद कहा, कहलवाया गया, वो अलग अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अब क्यों नहीं बन पा रहा है, ये तो हम सबसे अच्छा अखिलेश जी बता सकते हैं, जो वो बता चुके हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न ये है कि 5-6 बड़े राज्यों के अध्यक्ष तय नहीं हो पाए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ऊपर कोई तय नहीं हो पाया है, इसीलिए 5-6 नहीं हो पा रहा है। पहले यही कहा कि आम राय नहीं हो पा रही, वो तो बाद में गिना है। वही जो जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय होना चाहिए, हमको लगा था 30 मार्च को नागपुर की बैठक के बाद सब चीज़ें बदल जाएंगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आज अब 21 अप्रैल को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 21 दिन बीत गए, 3 हफ्ते, और अभी तक एक राय नहीं बनी है। या अगर राय बनी है तो कम से कम बाहर दिखाई नहीं दे रही है। आप एक बात और गौर करिएगा, इस सब के बीच में मोहन भागवत जी बीते 2 हफ्तों से या 2.5 हफ्तों से यूपी के ही प्रवास पे निकले हुए हैं। वो काशी गए, वो प्रयाग गए, वो आज अलीगढ़ में हैं, वो लखनऊ में रहे, वो कानपुर में रहे, वो हर शहर में जाके 4-4 शाम को शायद दिल्ली आने की बात है। हाँ, मतलब वो यहाँ थे अलीगढ़ में, आज से दिल्ली में, अगले 4-5 दिन वो दिल्ली में है। माना जा रहा है कि ये सबसे क्रिटिकल टाइम आ गया है। इसमें जब वो दिल्ली में रहेंगे तब ये जो भी आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा है या आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, वो तमाम गांठें अब खुल जाएंगी, ऐसा अब लगता है। क्योंकि अब और डिले नहीं हो सकता। कितना डिले करेंगे आप कि पहले दिल्ली का चुनाव है, फिर संसद का सत्र आ गया, अब तो बजट के दोनों सत्र खत्म हो गए, रिसेस भी निकल गई, बजट का सत्र भी निकल गया, अब कितना और डिले करेंगे आप? तो अब तो होना ही होगा। विचित्र सर, ये मोदी शाह की जो बीजेपी में आम राय नहीं बन पाना, ये जो बात आ रही है कि इसलिए अध्यक्ष चुनने में देरी हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको आप इस तरह से देखिए, जैसा कि आम राय नहीं बन पाने की बात है, या फिर कई राज्यों में कि अध्यक्ष नहीं चुने गए, ये अध्यक्ष चुन लिए जाते अगर उन अध्यक्षों के कारण ही अगर मामला अटका होता, और अध्यक्ष अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन का तय हो गया होता किसको बनना है, और 2-4 राज्यों के अध्यक्ष नहीं चुने जाने के कारण वो मामला अटका होता, तो ये अध्यक्ष कब के चुन लिए गए होते। असल में सवाल जो सुमित जी ने कहा है कि
क्या बीजेपी और आरएसएस में कोई टसल है? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में, जिसमें अंदर क्या है वो बाहर आता नहीं है। और आरएसएस के साथ ये है कि आरएसएस अपने के बयानों को आप डिकोड करने की जितनी कोशिश करें, उससे अगर कुछ निकल जाए तो निकल सकता है। और अभी जितना कुछ दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है कि इन दोनों के बीच इस बात को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है कि अध्यक्ष कौन होगा, और इसीलिए ये दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो भी अध्यक्ष बनेगा, अगर आप देखिए बीजेपी के सत्ता में, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद, तो एक अमित शाह ही थे जो प्रभावशाली अध्यक्ष थे। नड्डा जी के बारे में यही माना गया कि वो वही करते हैं जो ऊपर से कहा जाता है उनको। अब अगला अध्यक्ष वही करते हैं जो ऊपर से कहा गया वाला होगा, या कुछ वो अपने हिसाब से चलेगा, शायद बात यहीं पे फंस जा रही है। ठीक है, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। चलिए देखिए, मैं अभी तो भाजपा पे चर्चा हो गई, मैं थोड़ा दूसरे दलों की भी बात करना चाहूँगा। देखिए, मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को देश के एक जनता को एक प्रक्रिया बतानी चाहिए कि आखिर उनका अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। जैसे भाजपा भी है, तो क्या भाजपा में कोई आवेदन मांगा गया, या कौन आवेदन कर सकता था, कौन अध्यक्ष बनेगा, एक कम से कम जनता तक ये बात जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं तक हो सकता है पता हो, जनता को नहीं पता है इस बात का। दूसरी बात यह है कि देखिए, मेरा कहना है कि सभी दलों में, अब देखिए, आप चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आप आरजेडी ले लीजिए, आप अभी मैंने देखा कि हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन को फिर चुन लिया गया। तो जो राजनीतिक दल राज्यों में है, जैसे डीएमके है, एआईडीएमके है, साउथ की पार्टीज़ हैं, नॉर्थ की पार्टीज़ हैं, तो आम जनता को पता नहीं चल पाता है। क्योंकि जनता वोट देती है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो उसको ये जानने का भी हक है कि इस राजनीतिक दलों में बंद दरवाजे में क्या हो रहा है। अब आप कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस में जो है सोनिया गांधी जो है 98 में अध्यक्ष बनी थी, उन्होंने जाके 2016 में पद छोड़ा था। आप जोड़िए, 18 साल वो प्रेसिडेंट रहीं, जबकि वहाँ नियम जो है वो 3 साल 5 साल का रहा है। उसके बाद फिर राहुल गांधी बने, फिर अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ वो खरगे साहब और शशि थरूर सामने थे, लेकिन खरगे साहब चूँकि वो गांधी फैमिली के नॉमिनी थे। तो शताब जी, वैसे आप पहले मूल सवाल पे बोल के फिर इधर आते तो ज्यादा सही होता। नहीं, हमने मूल आपने वो देरी की वजह माना होता कि आप दूसरी मैंने कहा कि जैसे भाजपा में भी, जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि भाजपा को, मेरा ये मानना है कि थोड़ी पारदर्शिता ज़रूर रखनी चाहिए और लोगों तक एक मैसेज जाना चाहिए कि क्या कंसल्टेशन चल रहा है, क्या योग्यता है अध्यक्ष बनने की, आखिरकार क्या योग्यता है। ये सब सिर्फ भाजपा नहीं, मैं सभी राजनीतिक दलों से मेरा सवाल है कि उनको, पब्लिक को अपनी प्रक्रिया बतानी चाहिए। मेरा मूल सवाल ये है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट बता सकते हैं। मैंग सर, ये जो एक बात हुई कि मोदी शाह की बीजेपी में जो चाहते थे वो होता था, नड्डा साहब अध्यक्ष थे, लेकिन पावर, जो रियल पावर थी वो मोदी शाह में ही नहीं थी। अब क्या जो देरी का सवाल है, वो सवाल ये है कि उस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन होना चाहता है आरएसएस की अपनी डिमांड्स है, या पार्टी के अंदर भी कुछ अलग राय है? सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दें कि डिस्क्लोजर दे दें कि जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा है, ये आप न्यूज़ वाली खबर, न्यूज़ वाला सवाल आपका, तो हम सब के मोस्टली, मेरे तो खास करके अखिलेश जी ये सोर्स हैं, और इनका जो इन्होंने पब्लिकली डोमेन में डाला है और कुछ बातचीत के आधार पे, वही प्राइमरी सोर्स है। इसीलिए वो सब रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उस सब के बावजूद हम थोड़ा अखिलेश जी से या बाकी लोगों से थोड़ा सा असहमति मेरी है कि मोदी शाह के रिजीम में आम सहमति के चलते देरी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमको प्लॉजिबल नहीं लग रहा है कि इसीलिए देरी हो रही है। देरी क्यों हो रही है, मेरे हिसाब से एकदम प्योर स्पेकुलेशन, और वो मेरा गेस है कि अब जो 10 साल के बाद बीजेपी की जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी हैं, जिसका पिछले 10 साल में आंसर नहीं मिला है अभी तक। अब वो चुनौती कौन कौन सा है? एक तो कि साउथ इंडिया को कैसे कंकर करें, दूसरा है क्या कि वेस्ट बंगाल को कैसे जीतें, बिहार में अपनी बदौलत सरकार कैसे लाएं, यूपी में जो थोड़ा सा हिलता दिख रहा है उसको फिर कैसे कंसोलिडेट करें, और उसके अलावा कास्ट कॉम्बिनेशन, कौन से कास्ट कॉम्बिनेशन को अब हम प्रोजेक्ट करें, क्योंकि बीजेपी ने, हम सबको पता है कि वो रिलीजन के आड़ में बीजेपी का जो कास्ट कॉम्बिनेशन रहा है वो बहुत फॉर्मिडेबल रहा है। तो अब ये सारे कंसिडरेशन का
कार्ड पिछले 10 साल में नहीं मिला है तो तुरंत मिल जाएगा, ये हमको लगता है कि थोड़ा सा आस्किंग फॉर टू मच है, इसीलिए देरी हो रही है कि इन सब का आंसर। और प्लस अखिलेश जी की एक बात से हम एकदम से सहमत हैं, इन्होंने कहा था कि जनरेशन नेक्स्ट शिफ्ट होगा बीजेपी में, और जनरेशन नेक्स्ट का काबिल कोई आदमी मिले जो अध्यक्ष की काबिलियत, अध्यक्ष होने की काबिलियत रखता हो और इन सारे कसौटी पे खड़ा उतरता हो, तो इसीलिए देरी हो रही है। इस मशीन में मशीन इनएफिशिएंट हो गया, इसीलिए डिसीजन नहीं हो रहा, हम इसको नहीं मानते। ये आरएसएस फैक्टर आपको नहीं लग रहा है कि आरएसएस वो सब ऐसा चीज़ नहीं है जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता था। नोइंग बीजेपी, नोइंग आरएसएस, कि उसके चलते देरी नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेशन के चलते। अखिलेश सर जी, अगला सवाल जो है, अब देखिए, अब घड़ी वाला टिक टिक खत्म हो गई है। हाँ, वो तो मुझे टेंशन हो गया, 30 सेकंड में मुझे खत्म करना पड़ा, मुझे लगा कि शायद ऐसा ना कि मुझे नहीं नहीं, अब आप देखिए, आपको तो वैसे भी थोड़ा सा ग्रेस वाला टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको एक खबर, आप ही के पास खबर जो है सर। देखिए, जनता तो ये विश्लेषण सुन रही है, लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि बनेगा कौन, ये तो कुछ बताइए। देखिए, नाम तो नहीं पूछे तो बेटर होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं, जैसे मैंने अभी तक नाम तय नहीं है। अगर नाम तय हो, ये जो मीडिया में नाम चल रहे हैं, कोई कह रहा है शिवराज सिंह चौहान, कोई भूपेंद्र यादव, कोई धर्मेंद्र प्रधान, कोई प्रहलाद जोशी, कोई बीएल संतोष, मतलब 15-20 नाम चल चुके हैं। 15-20 क्या, मुझे तो जो अभी किसी से बात हो रही थी पिछले सप्ताह किसी बीजेपी के बड़े नेता से, तो उन्होंने बोला आप 15-20 नाम क्यों लेते हैं, आप तो 12 करोड़ नाम लिया कीजिए, 12 करोड़ मेंबर है बीजेपी के, सब कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। तो वो कहने की बात होती है। देखिए, अभी तक अगर नाम तय हो गया होता तो फिर चुनाव कार्यक्रम भी घोषित हो जाता। नाम ही तय नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो ये सारी बातें हो रही हैं। नाम तय करने की सारी प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली उसमें ये कहा गया कि आरएसएस की ओर से कन्वे कर दिया गया है। आरएसएस नाम नहीं बताता है, आरएसएस क्राइटेरिया बताता है। तो मोटे तौर पर क्राइटेरिया बता दिए गए हैं। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात मैंग जी कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है उसमें बीजेपी कोई मैसेजिंग नहीं देना चाहती है कि हम फलां को अध्यक्ष इसलिए बना रहे हैं कि इससे ये मैसेज जाएगा कि ये उस जाति के हैं या ये उस क्षेत्र के हैं। वो मैसेज देना नहीं चाहती बीजेपी। बीजेपी के सामने प्रायोरिटी अभी ये है, जो नया अध्यक्ष होगा, कि संगठन का इतना बड़ा विस्तार हो गया है, बीजेपी संगठन इतना बड़ा हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बन चुकी है। बीजेपी के अंदर अब जो लैटरल एंट्री वाले लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी हो गई है। अभी भी कतार में हैं लोग। पहले एक समय होता था कि बीजेपी के लोग जाके दूसरी पार्टियों के लोगों से कहते थे कि भाई आ जाइए हमारे यहाँ। अभी हो रहा है कि दूसरी पार्टियों के लोग लाइन लगा के खड़े हैं बीजेपी में आने के लिए, क्योंकि सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, राज्यों में सत्ता में है। तो वो जो लोग आ रहे हैं या आ चुके हैं उनका समावेश कैसे हो, ताकि जो बीजेपी की विचारधारा है उसका डाइल्यूशन ना हो, वो हल्की ना पड़े, और जो बीजेपी के अपने सिद्धांत थे वो आगे चलते रहें, वो मजबूत रहें। तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस पार्टी को संभाल के रख सके, वरना उनको लगता है कि जो हाल आज कांग्रेस पार्टी का है कहीं बीजेपी का ना हो जाए आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद। क्योंकि आप इतने ज़्यादा आपके बाहर से लोग आ करके फिर उसी तरह की महत्वाकांक्षाएं इससे उठाने लगे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर दूं कि जो नया अध्यक्ष होगा वो अमित शाह जितना ताकतवर होगा या जेपी नड्डा जितना ताकतवर होगा? ये जो ताकत की बात है वो तो बनने के बाद हम विश्लेषण करेंगे कि ये जो बने हैं या उनका जो काम काज होगा 6 महीने का, 8 महीने का, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो उनके सामने बड़ी बात है वो ये है कि पार्टी का संगठन वो मजबूत रहे। तो इसका मतलब इशारा ये दिया है कि संगठन वाला व्यक्ति कोई चाहिए जो संगठन को साथ लेकर के चल सके, संगठन को मजबूत करके चल सके। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई जैसे हमने कहा कि क्या दक्षिण भारत में जहाँ बीजेपी पैर पसारना चाहती है, कर्नाटक में तो चलो ठीक है, आपको गेटवे ऑफ साउथ इंडिया आप सरकार बना चुके हो, केरल में आपका भी एमपी भी जीत के आ गया, तमिलनाडु में भी आपके सांसद रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में सरकार नहीं रही, पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं रही। तो ये दो अगर आपकी सरकारें बन जाती हैं तो क्या इसका मतलब आप पीक पर पहुंच जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो नहीं बनेगी तमिलनाडु में हम अपने बूते तो नहीं आ सकते, लेकिन हम काम कर रहे हैं कि अगर हम अगले साल नहीं तो हम 2031 में आ सकते हैं क्या, अगले विधानसभा चुनाव में आ सकते हैं क्या, हम उस हिसाब से क्या काम कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अध्यक्ष के लिए सारे क्राइटेरिया रहेंगे। हम दरअसल हमारी कोई समस्या नहीं, हम पत्रकार लोग हैं, हम खबर ढूंढते हैं, हम हर चीज़ को उस कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहते हैं कि जैसा आपका सवाल था कि ताकतवर कौन रहेगा, किसकी चलेगी, क्या किसी की नहीं चल पा रही इसलिए, लेकिन वहाँ पर इन सब बातों पर विचार नहीं होता। मज़े की बात यह है जहाँ पर ये फैसले होते हैं वहाँ पर इन सब बातों पर विचार नहीं होता। वहाँ पर
दूसरे तरीके से सोच होती है। वो जब फैसला कर देते हैं उसके बाद हम लोग बैठ करके मतलब निकालते हैं कि ये जो फैसला हुआ इसके पीछे ये है, ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ऐसा चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री अपर कास्ट के हैं, तो क्या ओबीसी होंगे? अभी भी जाट थे, तो अगला प्रदेश अध्यक्ष भी क्या ओबीसी होगा? यहाँ पर प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और पार्टी अध्यक्ष ब्राह्मण हैं, तो क्या यही कॉम्बिनेशन रहेगा? ये सब हम लोग विचार कर सकते हैं। वहाँ पर विचार कुछ और हो रहा है, वहाँ संगठन की बात हो रही है, वहाँ पार्टी को संभाल कर रखने की बात हो रही है। आप सोचो, संभाल करने की बात हो रही है। पार्टी का इतना विशाल स्वरूप हो गया है कि जहाँ पर आप उसको संभालने की बात हो रही है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कितना बड़ा चिंतन इस चीज़ को लेकर के चल रहा है। और इसीलिए इस बार कुछ नियम बना दिए गए, क्योंकि चुनाव अनायास तो होता नहीं। जो बात ये कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है और बाकायदा चुनाव घोषित करके होता है। बल्कि बीजेपी और सीपीएम दो ही पार्टियां जो कि कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं देश में, बाकी सब तो परिवार की पार्टियां हैं। तो वहाँ हाँ नहीं अखिलेश जी, मैंने सभी पार्टी से बात की थी। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में तो चुनावी प्रक्रिया है, कांग्रेस में नहीं थी। जब सोनिया गांधी रही तो उस समय चुनावी प्रक्रिया शायद उस हिसाब से पालन नहीं की गई। कांग्रेस में तो चुनाव हुआ, हाँ, खरगे कांग्रेस में तो कंटेस्ट हुआ है। सपा बसपा एक बार नहीं, कई बार contest हुआ। रीजनल पार्टीज में खिलाफ ही जीते नहीं, पहला उसके बाद 18 साल रही, फिर कौन लड़ा? बीजेपी ये में बात सही है। और इससे पहले जनसंघ में आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ। यानी होता कहने के लिए चुनाव है, लेकिन हमेशा यहाँ पर कंसेंसस से होता है। इसकी मैंने थोड़ा शुरुआत में लार्जर मैंने बात- पर्सपेक्टिव में बात की थी नहीं, और रीजनल मैं आपकी पार्टीज बात का पे भी आ रहा हूँ, उसी बात पे मैं आगे आ रहा हूँ। तो जो ट्रांसपेरेंसी की बात थी ना, उस पर मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी की जो आप बोला था, लेकिन जनसंघ, पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी, हमेशा मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष हो और फिर प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे चुनाव कंसेंसस से होते हैं। यहाँ पर कभी भी दो लोगों ने पर्चे नहीं भरे। एक बार नौबत आई थी, आपको याद होगा, जनवरी 2013 में, जब नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल मिलने वाला था और तब यशवंत सिन्हा ने पर्चा मंगवा लिया था। तब थावरचंद गहलोत चुनाव अधिकारी थे। महेश जेठमलानी ने भी पर्चा मंगाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि वो सक्रिय सदस्य नहीं थे इसलिए उन्हें पर्चा नहीं मिल पाया था। लेकिन तब चुनाव की नौबत नहीं आई, तब फिर कंसेंसस बनी कि नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेंगे, राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद पूरा पार्टी का इतिहास बदल गया। वो अलग बात है, उस पर एक अलग कहानी अलग गाएंगे। लेकिन जनसंघ और बीजेपी हमेशा चुनाव यहाँ पर कंसेंसस से होता है। नड्डा साहब के खिलाफ किसी ने पर्चा भरा था? नहीं भरा था ना। उनका कार्यकाल को जो विस्तार मिला वो सामने आया कि अचानक कैसे रातों रात उनके कार्यकाल को विस्तार ये मिल गया? पार्टी के अंदर के फैसले होते हैं। अब इस बारे में पार्टी के नेता कहते हैं कि संविधान पार्टी, हम कहते हैं पार्टी संविधान में ये लिखा है, पार्टी संविधान, बोले पार्टी का संविधान तो पार्टी ने बनाया ना। हाँ तो सर, मैं वही ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था कि भाई अचानक रातों रात आपने ये देखा होगा फैसले- कि ये अब आप- वो खबर आई कि भाई विस्तार हो इसको गया। अगर आप बोले कि हम आरटीआई लगा के पता करें कि ये फैसला क्यों हुआ है, या नई दिल्ली से इनको टिकट क्यों दिया गया, उनको टिकट क्यों नहीं दिया, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से काम थोड़ी ना करती है। पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से काम नहीं करती। उन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी की बात मैं कह रहा हूँ, जो प्रक्रिया की बात आपने उठाई थी, बीजेपी का अपना, क्योंकि ये सारी पार्टियाँ चुनाव आयोग को रिस्पॉन्सिबल है और इसलिए हैं आंसरेबल चुनाव आयोग को, इसलिए क्योंकि इनको जैसे ही बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो चुनाव आयोग के पास एक चिट्ठी भेजनी होती है, ताकि जो मतदाता माफ कीजिएगा, उम्मीदवारों का जो फॉर्म होता है उस पर साइन होते हैं पार्टी अध्यक्ष के। तो बोलेंगे अभी जेपी नड्डा थे तो उनका साइन वैलिडेट होता था, अब जो नए अध्यक्ष बने उनका साइन वैलिडेट होगा, तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है चुनाव आयोग को। तो उस प्रक्रिया के हिसाब से काम होता है। जी सर, ये सर ने जो कहा कि वो संगठन को कौन पकड़ के चलेगा, वो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया होने जा रहा है जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा। आपको कुछ नाम लग रहे हैं संगठन को मजबूत करने के हिसाब से ये हो सकते हैं जो संगठन को ज़्यादा बेहतर आगे लेके चल सकते हैं? जब नाम अखिलेश जी नहीं बता रहे हैं तो मैं कहाँ से बताऊंगा? नहीं, मैं तो जो नाम मैं एक है चीज उनमें जरूर कौन कहूंगा। लगता है कि ये बेहतर हो सकता है संगठनात्मक दृष्टिकोण नहीं, के हिसाब बेहतर से? हो सकता है जो कोई, बीजेपी संगठन को और मजबूत कर सकता तो है। मैं जिसका नाम ले अगर ये लूंगा क्राइटेरिया है तो जेपी नड्डा सबसे सफल है, हाँ। सारे चुनाव जीते, सब राज्य जेपी नड्डा साहब को क्यों हटाया जा रहा है? आप देखिए, वो तो नया तो चुनना पड़ता देखिए है ना। आपने राज्य आजीवन के लिए दर तो- आपने राज्य दर राज्य की बात की। अखिलेश जी ने बताया कि भाई तमिलनाडु भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन सबसे आगे 2029 का चुनाव है लोकसभा का। अब की बार जो भी अध्यक्ष बनेगा वो 2029 का चुनाव करवाएगा ही। हालांकि उसका कार्यकाल 2025 में भी अगर बनता है तो 28 में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे नड्डा जी को एक्सटेंशन मिला, मुझे नहीं लगता कि चुनाव के समय में उसको बदला जाएगा और वही व्यक्ति 2029 का, अनलेस एंड अनटिल कोई बंगारू लक्ष्मण जैसी दुर्घटना ना हो जाए, ये होगा। दूसरी बात है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, तो अध्यक्ष बनने में मुझे अभी ये लग रहा है कि सहमति जो है नहीं बन पाना
वो आपस में कि कौन किसको चाहता है, ये तो एक कारण हो सकता है। क्योंकि जेपी नड्डा के समय इतना विवाद नहीं हुआ था, और ये जितना कि विवाद कर रहे हैं देरी, अब उस देरी 303 सीटें आई थी। हाँ, तो नहीं तो 240 सीट, क्या 240 सीट अगर केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी है, तब तो आप मान कर चलेंगे कि आरएसएस अपनी वाली करना चाहता है। आरएसएस अपनी वाली करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। जब जिन्ना वाला बयान दिया था अडवाणी जी ने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसमें आरएसएस की से होती है, क्योंकि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग बीजेपी है। आप ये देखिए, और इसके लिए आपको जनसंघ का जो इतिहास है उससे शुरू करना पड़ेगा। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साथ में आए थे आरएसएस के, तब फैसला किया गया कि हमें राजनीति में आना है। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास संगठन नहीं था और आरएसएस के पास नेता नहीं था पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो दोनों मिले, इसलिए वो काम हुआ। और उसके बाद से ये धारा चलती आई है, जो जनसंघ का अध्यक्ष हो चाहे बीजेपी का अध्यक्ष हो, वो संघ की से होती ही होती है उसमें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि संघ की सहमति होती है, तो इसीलिए संघ की सहमति तो महत्वपूर्ण है। अब वो संघ की सहमति किस रूप में होगी, संघ किसको चाहता है? क्या संघ उसे ही चाहता है जिसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जैसी एक धारणा है कि बीजेपी में इन दोनों लोगों की सबसे ज़्यादा चलती है, या सरकार में भी इनका से है? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, प्रधानमंत्री को तो अलग कर दीजिए, वो फर्स्ट एमंग इक्वल नहीं होता है, वो फर्स्ट बहुत ऊपर का होता है, उसके बाद बाकी कोई भी प्रधानमंत्री हो। अब वो अमित शाह ही डिफैक्टो अध्यक्ष होंगे और दूसरा जो बनेगा जैसे नड्डा जी थे उस तरह चलेगा, या फिर वो अपनी मर्जी के चलेगा? अगर अपनी मर्जी का चलने वाला होगा और अगर वो आरएसएस की सहमति तो होगी, तो क्या पार्टी में क्लैश होगा अध्यक्ष में और गृह मंत्री के बीच? ये एक सवाल हो सकता है। या फिर दोनों मिल करके एक सहयोग का दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के बावजूद, तमाम सिद्धांतों और आदर्शों के बावजूद सत्ता की राजनीति बहुत व्यवहारिक होती है, और वो प्रैक्टिकल राजनीति में ये होती है कि हर व्यक्ति अपने को पार्टी के भीतर भी ऊपर दिखाना चाहता है या दिखता है। इसीलिए देखिए कि अडवाणी जी जब अध्यक्ष थे, वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद 2004 में, लेकिन जिन्ना वाले विवाद के बाद उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद अध्यक्ष भले राजनाथ सिंह हो गए, लेकिन उन्होंने लगातार ये कोशिश की कि पार्टी में उनका से बना रहे। वो होड़ उनके और मोदी जी के बीच संघर्ष के रूप में आया। वो संघर्ष दिखा ना 2013 में गोवा की कार्यकारिणी के समय तक दिखा। तो ये एक दिक्कत होती है। लेकिन इसमें आप कहेंगे कि एक कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन ये है कि जब पार्टी कोई विपक्ष में रहती है तब उसका संघर्ष दिखता है सामने, जब वो सत्ता में रहती है तो संघर्ष उस तरह से नहीं दिखता है, क्योंकि सत्ता का जो आवरण है वो इतना मजबूत है कि इस तरह के संघर्ष घुल मिल जाते हैं उसी में। तो ले दे करके अब जिस दिन सूत्रों के हवाले से भी, हालांकि बीजेपी में सूत्रों से नहीं चलता है, अखिलेश जी बता देंगे कि कौन अध्यक्ष हो रहा है, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि उसके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की दिशा, किस दिशा में पार्टी जाती हुई दिख रही है। सुमित सर, आपके हिसाब से प्रमुख दावेदार कौन है? दावेदार तो सभी हैं भाई, 12 करोड़ लोग दावेदार हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं और वोटर हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप, जो मयंक जी और अखिलेश जी बोलते हैं ना, वो सबसे क्रिटिकल चीज़ है। बीजेपी का ये अध्यक्ष इस वक्त में बन रहा है पूर्णेंदु, जब बीजेपी 303 से घटकर 240 पे आ गई है, जब बीजेपी अपने गढ़ों में लूज़ की है, या आपने बात की उसको मैं उस चश्मे से देख रहा हूँ। यूपी आप लूज़ कर रहे हैं, राजस्थान आपने लूज़ किया, महाराष्ट्र में आपकी पकड़ कमज़ोर हुई, बिहार में आप नीतीश कुमार के बगैर कुछ नहीं है आज भी। तो ये जो बीजेपी के गढ़ वाले इलाके थे, एक्सेप्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए, इन जगहों पर बीजेपी की चीज़ें कमज़ोर हुई हैं। तो जो मैंने पिछले अपने कमेंट में कहा कि दौरे कर रहे हैं मोहन भागवत साहब, यूपी में प्रवास कर रहे हैं लगातार, उसकी पूरी कोशिश यही है कि ये जो पीडीए का नारा लेके अखिलेश यादव चल पड़े हैं कि, और दलितों को अपने साथ लाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, राणा संग्राम को जिंदा रखा अभी तक रामजी लाल सुमन के उस बयान पर। कल परसों भी उनका जो वीडियो वायरल हुआ, ये तमाम चीज़, और मायावती का एक्टिव हो जाना, उनको ये लगना कि दलित मतलब क्या अखिलेश के पास जा रहे हैं कांग्रेस के रास्ते से, और अखिलेश का ये कह देना कि इंडिया ब्लॉक के साथ है। मतलब बीजेपी को घेरने की तैयारी चल रही है।
ऐसे में अगर कोई ऐसा अध्यक्ष बन जाए जिसके अंदर पार्टी और संघ में एक उसके ऊपर एकता ना हो, आपस में सामंजस्य ना हो, इस दौर में जब आप सबसे कठिन वक्त में आ गए, जब आपकी पार्टी की स्ट्रेंथ 240 की होगी, एक तो ये आंकड़ा है, ये अंक है, और दूसरी चीज़ और हमको नहीं भूलनी चाहिए, भागवत साहब और मोदी जी दोनों 75 साल के हो रहे हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। इस साल सितंबर में 11 सितंबर को मोहन भागवत जी का जन्मदिन है 75वां, और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। ऐसे में जनरेशनल शिफ्ट की बात चल रही है कि भाई ये कब तक पार्टी को चलाएंगे। इन्होंने तो अपनी तरफ से बेस्ट करके दे दिया, इससे अच्छा किसी ने करके नहीं दिया। आप अगर 75 साल का इतिहास दिखाएं तो जो इस जोड़ी ने करके दिया है बीजेपी और संघ परिवार ने को, वो किसी ने करके नहीं दिया, उतनी सफलता किसी ने नहीं दी। तो अब जब हम जब एवरेस्ट चढ़ चुके हैं तो हमको एवरेस्ट पे ऐसे आदमी को लेकर आना है जो पूरे पार्टी और संगठन उसके पीछे खड़ा रहे। ऐसा ना हो कि हम ऐसा आदमी चुन लें जिसकी एक्सेप्टेंस ना हो, जो मिसफायर हो जाए। तो उन सब के बीच में एक आदमी निकाल के लाना है जो युवा हो, कंपैरेटिवली, मतलब 70-75 करना हो, जो 50-60 के दायरे में आता हो, 60 साल के आसपास के जो बड़े नेता हैं, जो अब अपने आप को एस्पायर कर रहे हैं उन टॉप पोजीशंस के लिए, उनके अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, उनके अंदर उसको लेके रोष ना आए, परेशानी ना हो कि ये किसको बना दिया। और प्लस वो जो बने वो इन तमाम लोगों को, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे असम के मुख्यमंत्री हों, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूँ मैं, इन राज्यों के बड़े नेताओं की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कि ये जो टॉप पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं वो उनके साथ सामंजस्य बना के रखें। ऐसा ना हो कि चीज़ें गड़बड़ा जाए, ऐसा ना हो कि चीज़ों में ये उथल पुथल मचे और सब उल्टा पुल्टा हो जाए। इसीलिए बहुत ही क्रिटिकल चुनाव है। और ऐसे में जब हमने ये देखा, जैसे मैंने बात की, हमने देखा बीते 1 साल के दौरान मोहन भागवत जी के तमाम बयान ऐसे आए जो कहीं ना कहीं बगैर नाम लिए टॉप लीडरशिप पर कमेंट हो रहा था। उसको देखकर भी लगता है कि वो भी तो खाई पाटनी है, ताकि जब एक फॉर एग्जांपल अगर नाम चला जाए किसी यंग आदमी का, तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप को उस पर दिक्कत ना हो, वहाँ से कोई नाम यहाँ पर आए तो इनको दिक्कत ना हो। तो पहले वो खाई पाटनी है, फिर उस नाम को चुनना है, फिर उस नाम की एक्सेप्टेबिलिटी चेक करनी है। तो बहुत ही मतलब क्रिटिकल जगह पर बीजेपी और संघ इस वक्त फंसा हुआ है, और इतना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए नाम आपको लग रहा है जो मतलब जिस तरह की चुनौतियां आप बता रहे हैं उसके अंदर वो क्षमता है कि वो सामंजस्य बना पाएगा? देखिए, ऐसे नाम लेने को मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब बात कही, मेरा मानना है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जोर महिलाओं पे दिया हुआ है। महिला आरक्षण की बात की गई, आप महिला आरक्षण बिल ले आए, संसद में वो कैपेसिटी है कि आप परिसीमन के बाद 850 एमपीज़ को एक जगह बिठा सकते हैं। तो अगर ऐसे में जब बीजेपी दक्षिण भारत की तरफ रुख कर रही है, दक्षिण भारत में कमज़ोर है भाजपा, तो कोई महिला नेता जो दक्षिण भारत से आती हो और जो इसको एड्रेस करती हो, मुझे ऐसा लगता है जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी, क्योंकि आज तक कोई बीजेपी की महिला अध्यक्ष नहीं हुई दक्षिण भारत से आने वाली। बीजेपी के जितने लोग दक्षिण भारत से आके केंद्र में राजनीति करते हैं वो सब बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो हम हिंदी भाषी लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए बहुत से, क्योंकि संघ की ट्रेनिंग है कि जब आप प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष करते हैं नागपुर में जाके, तो आपको हिंदी में बात करनी पड़ती है। तो अच्छे अच्छे लोग जो दिखने में कट्टर तमिल दिखेंगे, कट्टर कन्नड़ दिखेंगे, कट्टर मलयाली दिखेंगे, पर उनकी हिंदी ऐसी होगी कि काम चल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा हिंडरेंस है दिमाग में कि हिंदी स्पीकिंग लोग जो हैं वो केवल नॉर्थ में ही हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा मानना है, लगता भी नहीं कह रहा हूँ, मानना है कि ऐसी कोई महिला नेत्री जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जो 60 साल की उम्र के आसपास की हो और जो दक्षिण भारत से आती हो। इस क्राइटेरिया में तो निर्मला सीतारमण का नाम मुझे याद आ रहा है। नहीं, निर्मला जी उम्र में थोड़ी बड़ी हैं। अच्छा हो भी सकती है। मयंक सर, वो आईपीएल में मैं देखता हूँ कमेंट्री करने वाले, एक वो जनरेशन गोल्ड और एक जनरेशन बोल्ड का नाम लेते हैं, जो सर जिक्र कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो नया अध्यक्ष हो वो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाए। कुछ राजनाथ सिंह ने ऐसा ही किया था 2013 में, जब उनको बनाया गया, गडकरी जी का नहीं हो पाया, कुछ विवाद हो गया था, तो उन्होंने आडवाणी जी की जो बची हुई महत्वाकांक्षा थी और नए मोदी जी में उन्होंने पैचअप कराया, मोदी जी बने नेता और बहुत ज़बरदस्त बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत में दम मिला। कोई लग रहा है आपको एक आध नाम की कोई इतना कर सकता है ये सब करिश्मा? इतने आर्टिकुलेट लोगों से पहले बुलवा के ये सवाल पूछे, और वही सवाल का आप चाहते हैं कि नाम तो लेना नहीं चाहता। आप तुक्का मारना है ना, पुणे नाम लेने में दिक्कत नहीं है।
पर हम गलत हो जाएंगे ना कल, फिर आप ही हमारे वीडियो बना के ट्रोल कराएंगे। आप पूरा IT सेल है आपके पास, आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो नाम ले, देखो अगर हम कैमरे के बगैर बात करें तो अखिलेश जी भी 5 नाम बता देंगे, मैं भी 5 नाम बता दूंगा, आप भी बता देंगे। कुछ नाम ऐसे होंगे जो सुर्खियों में होंगे, कुछ नाम ऐसे होंगे जो हम चाहते हैं, पर लेकिन वो होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जितना हम देखा है बीजेपी लीडरशिप को कि जिसकी चर्चा शुरू हो जाती है बेचारे का नाम पहले खट जाता है, तो क्यों किसी का नाम लेना। हाँ, लेकिन तो नया राजनाथ सिंह कौन होगा फिर? नहीं, नए एक क्राइटेरिया जो हम बोल सकते हैं, और वो क्राइटेरिया ये है, जैसा आपने कहा ना 2013 में सरप्राइज एलिमेंट के रूप में मोदी जी आए थे, वो नहीं था, सरप्राइज बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन मोदी जी के 8वें-9वें साल के बाद से बहुत सारे सरप्राइजेज हमको मिल रहे हैं। अभी आप चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन को देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए, सब जगह एकदम सरप्राइज एलिमेंट आया है। तो इसीलिए हमको लगता है क्या कि एक अध्यक्ष का भी जो है एकदम मोस्ट लाइकली बहुत बड़ा सरप्राइज होगा हम सब के लिए। जो क्राइटेरिया हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते वो होगा, कुछ अजूबा होगा मेरे हिसाब से। नोइंग टीम मोदीज वो इंक्लिनेशन टू स्प्रिंग सरप्राइजेस, इस पर सरप्राइज होगा मेरे हिसाब से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो अगला प्रेसिडेंट है वो SC ST या OBC हो सकता है। उसके पीछे देखिए एक लॉजिक मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि देखिए जो अपोजिशन है वो बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहा है। ख़ासतौर पे आप देखिए जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस ने लगातार इशू उठाया और उन्होंने उसको लागू भी करा दिया, तेलंगाना में लागू करा दिया और कर्नाटक में भी वो करने जा रहे हैं। अगर आप नॉर्थ की बात करें तो अखिलेश यादव हों या तेजस्वी हों या आप हेमंत सोरेन पे आइए, तो ये भी जो है PDA की बात करते हैं, पिछड़ा दलित माइनॉरिटी। तो स्वाभाविक है कि भाजपा उसका कार्ड ज़रूर खोजना चाहेगी, क्योंकि उनका टारगेट भाजपा पे ही होता है कि भाजपा जो है वो अपर कास्ट की पार्टी है, ऐसा वो प्रोजेक्ट करते हैं। हालांकि भाजपा के पास बहुत OBC नेता हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, उसको मैं सही नहीं मानता, लेकिन जो अब पूरा अपोजिशन है उसका यही पोर्ट्रे है कि भाजपा जो है अपर कास्ट की पॉलिटिक्स कर रही है, हम दलित, पिछड़ा और जो अदर कमज़ोर वर्ग है इसकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूर ये भाजपा RSS के दिमाग में होगा कि ये एक काट हो सकती है अगर हम किसी SC ST या OBC को अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ मुझे और भी लगती है कि देखिए भाजपा जो है उसने नॉर्थ में अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले नरेंद्र मोदी के आने के बाद या उससे पहले भी, लेकिन साउथ में भाजपा कभी मजबूत नहीं हो पाई। आप चूँकि द्रविड़ आंदोलन चला, वहाँ जो DMK है, या आप साउथ के ढेर सारे स्टेट देख लीजिए, मैं बोलूँगा तो बहुत समय लगेगा, वहाँ पे भाजपा नहीं प्रदर्शन कर पाई। तो भाजपा साउथ का भी कोई अध्यक्ष ला सकती है, साउथ का कोई SC ST या OBC ये नाम हो सकता है, और हिंदी भाषी हो, जैसा कि आपने बताया भी कि वो हिंदी सिखाया जाता है भाजपा में कि भाई हिंदी बोलिए। आजकल वैसे भी हिंदी का चल रहा है कि राज्यों को भी कहा जा रहा है कि वो हिंदी की शिक्षा दें अपने स्टूडेंट्स को। तो मेरा व्यक्तिगत जितनी मेरी अपनी पॉलिटिकल समझ है रिपोर्टिंग की, उसमें ऐसा लगता है कि साउथ का कोई SC ST या OBC कैंडिडेट भाजपा आगे बढ़ा सकती है। अखिलेश सर, अब आप ही को कंक्लूड करना है आखिरी में। कुछ सवाल निकले हैं सबने अपनी अपनी चर्चा में। एक तो जो सुमित सर ने 75 साल वाला सवाल उठाया, तो क्या नया अध्यक्ष चुनते समय वो जो 2 जनरेशन जो चेंज होगा 29 में, तो वो भी एक फैक्टर होगा कि जो अध्यक्ष हो उसका कद इतना हो कि वो बैलेंस कर सके जो आने वाले दावेदार हैं या जो मजबूत दावेदार, कुछ भी वो चीज़। और दूसरा जो मयंक सर ने कहा कि इनको लगता है कि जैसे सरप्राइज़ होता है वो CM के चुनाव में, अध्यक्ष के चुनाव में भी कोई सरप्राइज़ हो सकता है। दोनों पे आपके जवाब। जो नाम चल रहे हैं उनमें से अगर कोई नहीं बनेगा तो सरप्राइज होगा, जाहिर सी बात है, कोई निकाल के कहीं और से लेके आए। लेकिन इतना महत्वपूर्ण पद है तो एस्टैब्लिश लीडर ही आएंगे, ये आप मान के चलिए, क्योंकि आप किसी कहीं और से ला करके आप नहीं कर सकते। और फिर क्या होता है कि आप अगर किसी को प्रमोट करना चाह रहे हो, किसी पोस्ट पे लाना चाह रहे हो, तो आप कल्टीवेट करते हो। जैसे अनायास नहीं आ गए थे मोदी जी 2013 में, सरप्राइज नहीं थे, वो काफ़ी लंबे समय से उनका एक बैकग्राउंड था। मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, देश में उनकी छवि बन रही थी, विदेश में उनके काम की धूम मच रही थी, कार्यकर्ताओं के भीतर से आवाज़ आ रही थी कि अब मोदी जी को आना चाहिए। तो एक कल्टीवेशन होता है। तो अगर आपको लाना है तो आप किसी को लेकर ग्रूम करते हैं, अचानक से ला के नहीं आप किसी को कि जेब में से निकाला जादूगर की तरह और टोपी में से कबूतर निकाल करके बैठा दिया, कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपको एक तरीका होता है उसका, एक सिलसिलेवार ढंग से कोई काम करना पड़ता है। और जो दूसरी बात अपनी उम्र की कही, तो जो क्राइटेरिया बताया गया है उसमें क्राइटेरिया एक ये भी है उम्र, कि भाई 60 से नीचे के हों, यंग अध्यक्ष होने चाहिए, क्योंकि पार्टी का इतना विस्तार हो चुका है, पूरे देश में जाना, इतने राज्यों में सरकार है। जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, जब वेंकैया नायडू बीजेपी के अध्यक्ष रहे तो मैं एक बार उनके साथ गया था, तो उसमें हम लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे थे,
तो मैंने कहा बीजेपी के तो कई अध्यक्ष रहे, लेकिन आप तो एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो हवा में ही रहते हैं। तो समझे नहीं पहले, तो फिर मैंने कहा हवा मतलब इतनी ज़्यादा फ्लाई करते हैं, आप दिल्ली से बाहर ही यात्राओं पर रहते हैं। वो यात्राओं करने में उनका कोई तोड़ ही नहीं था। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बाद जारी उनकी रहा। यात्राएं चलती रही। तो पार्टी के अध्यक्ष को बहुत यात्राएं करनी होती हैं, बहुत जगह पब्लिक मीटिंग्स करनी होती हैं, पार्टी के जो संगठन की बैठकें होती हैं उनको अटेंड करना होता है, पार्टी के फैसले करने होते हैं, पार्टी के जो देश भर से लोग अपना दुखड़ा लेके आएंगे, किसी की एम्बिशन है उसको सुनना होता है, समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करना होता है, अनुशासन के मुद्दे आते हैं उनको हल करना होता है। तो काम बहुत बड़े होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यंग हो जो कि दौड़ भाग कर सके, ये भी एक प्रायोरिटी रहेगी। तो जब बीजेपी के अपने चुनाव हुए, संगठन के चल ही रहे हैं अभी, कुछ राज्यों में तो पूरे भी नहीं हुए, तो उसमें एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जो ज़िला अध्यक्ष होंगे वो 60 साल से नीचे के होंगे। हालांकि 2-3 जगह पर अपवाद हुए, अपवाद तो खैर सब जगह होते हैं, लेकिन 95% ये है कोशिश कि 60 वर्ष से नीचे के ज़िला अध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरा क्राइटेरिया रखा गया कि जो लेटरल एंट्री वाले हैं उनको कम से कम जगह संगठन में दी जाए, क्योंकि ये भी बड़ा विवाद का विषय रहा है। पंजाब में आपने देखा सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बना दिया, या दिल्ली में भी मनोज तिवारी उस वक्त सपा से आए थे तब उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। अभी राजीव चंद्रशेखर एक अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी में उनको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, उन्हें केरल का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन बाकी जगह पर मोटे तौर पर ये नियम तय कर दिया गया था कि संगठन में जो 10 साल कम से कम सक्रिय रहा हो उसको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। तो उन्हीं नियमों के हिसाब से काम चल रहा है। तो इसलिए उम्र का भी फैक्टर रहेगा, संगठन का भी फैक्टर रहेगा, और इसके साथ साथ जो मैंने कहा है कि ऊर्जा रहे, सबसे सामंजस्य मिला करके काम करके चल सके, क्योंकि सरकार और संगठन के बीच में भी सामंजस्य बिठा करके चल रहा है। ऐसे अध्यक्ष हो कि भाई मंत्री आए, मंत्री को कुछ कहे तो मंत्री बात सुने, ऐसा नहीं कि उनको बात को टाल दे, वो सब भी तो देखना होगा ना। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी जो ज़रूरी होंगी। एक सवाल मैं सर आपसे पूछना चाह रहा था, इस जो दिल्ली हैं अभी मोहन भागवत जी, इस हफ्ते में कुछ उम्मीद करें इस हफ्ते में कुछ होने का, कोई रिजल्ट अप्रैल के आखिर तक आते आते? मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है मोहन भागवत जी की, ये इसको अध्यक्ष वाले से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनके प्रवास के कार्यक्रम पहले से तय होते हैं। तो ये जैसे अब नॉर्थ का कार्यक्रम बना, तो नॉर्थ में इनके जितने प्रवास होने हैं तो इनका सेंटर दिल्ली में रहेगा। अभी इस महीने की शुरुआत में भी वो 3-4 दिन दिल्ली में रह के गए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने यूपी के कार्यक्रम अपने जमाए। तो फिर कब तक सर, मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर में होना था मेरे ख्याल से, अगर मुझे ठीक से याद है, तो करीब 7-8 महीने का एक्सटेंशन हो चुका है। ये तो हम लोग भी बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई कब, क्योंकि हमें बोल देते हैं कि अप्रैल के पहले हफ्ते में, फिर बोलते हैं अप्रैल के दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, अब तो चौथा हफ्ता आने वाले। तो अब कह रहे हैं कि हो सकता है कि मई के पहले या दूसरे हफ्ते में नाम जो है तय हों। तो भी मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा अभी इसमें प्रक्रिया को पूरा होने में। तो अभी नाम पे थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। बाकी क्या संभावित फैक्टर्स हो सकते हैं उस पर तो हमने चर्चा सुनी, लेकिन संभावित नामों पे कोई भी अपने पत्ते खोलना नहीं चाहता। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।